So, good evening and welcome to the class. क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो चीज पूछ लेता हूँ कि मतलब आप लोगों को बेसिकली क्वांट में मतलब क्या प्रॉब्लम होता है? कैन यू टेल मी? देखो, कोई तो कुछ कुछ तो प्रॉब्लम होता होगा, जैसे प्रीलिम्स में ये प्रॉब्लम होता है या मेंस में क्या होता है, पर्टिकुलरली एनीथिंग। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन शेयर। मतलब जनरली एक एक तो प्रॉब्लम कॉमन है कि क्वांट में अटेम्प्ट बहुत कम हो जाता है। प्रीलिम्स तो ठीक है, चलो प्रीलिम्स तो आप वन लाइनर से ही प्रीलिम्स हो जाता है, बट मेंस में तो वन लाइनर रहता ही नहीं है। तो उसमें मतलब जनरली मैंने देखा है कि एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप अप्रोच समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन में मतलब किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। अभी आप एक डाउट भेजा है अपने ग्रुप में, देखा है टेलीग्राम में? टेलीग्राम में हो? लोग हो ना टेलीग्राम में? एक विश्वजीत ने ये एक वाला डाउट भेजा। ये वाला क्वेश्चन मेरा भी डाउट था कौन सा? कौन सा क्वेश्चन? ये जो विश्वजीत ने भेजा है। सॉरी। मैंने एसेस करके रखा है लेकिन भेजा नहीं है। So that the remaining amount of milk in the container is 9,3/8%। इसमें रिवर्स करना है, रिवर्स नीचे से जाना है। मतलब पहले पहले पूरा प्रॉब्लम जो है वो रेशियो में बन जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन देखा है लेकिन सॉल्व नहीं किया, बट देख के तो यही पता चला कि पहले तो ये पूरा क्वेश्चन को रेशियो में बनाना पड़ेगा, फुल क्वेश्चन को। हाफ एम्प्टी आप जो भी करो, 4 यूनिट पकड़ लो, 8 यूनिट पकड़ लो, 12 यूनिट जो भी पकड़ो इनिशियली, फिर उसके हिसाब से रेशियो में ब्रेक कर देना उसको। फिर उसके हिसाब से लास्ट में जो बनेगा ना, उसके हिसाब से फिर परसेंटेज लगाना पड़ेगा। मेरे को ऐसा लगता है, मुझे अभी देख के तो फुल मैथ समझ में तो आ रहा है थोड़ा बहुत, बट आई डोंट नो कि इसको लास्ट तक सॉल्व तो करना पड़ेगा तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कल तो सॉल्व कर दूंगा, बट आप लोग ट्राई करना। ट्राई करके देखना, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। विश्वजीत जो जो डाउट भेजता है वो हमेशा अच्छा होता है। इट्स दे आर ऑलवेज गुड क्वेश्चंस। उसका डाउट सबसे अच्छा होता है मैथ्स में, क्योंकि मतलब उसका डाउट सॉल्व करने से अच्छा है। इट्स मतलब कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। ओके, सो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक तो डीआई है, लेकिन डीआई नहीं है, ये छोटा मोटा केसलेट है, इतना भी बड़ा नहीं है, तो इसको बाद में करेंगे। पहले हम लोग रिवर्स चलेंगे, ठीक है, लास्ट से सॉल्व करेंगे आज। तो देखो, आप लोग से जितना हो सकता है बनाओ। क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उतना इजी नहीं है। ठीक है, मतलब चलो स्टार्टिंग से ही बनाते हैं, कोई लास्ट से क्या बनाना है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। गुड इवनिंग सैनिक।
सॉल्व करो इसको। D5:4, very nice. जो डाउट है ना टेलीग्राम वाला, उसको आप लोग आज सॉल्व करना क्लास के बाद। ओके, मैं तो मुझे आज टाइम नहीं मिलेगा, मैं कल सॉल्व करूंगा, बट आप लोग सॉल्व करो। स्टूडेंट्स अपने को एक्सपीरियंस का डाउट सॉल्व कर करके ही नॉलेज डेवलप होता है। दैट इज द बेस्ट वे टू डेवलप। सबसे अच्छा है वो। जितना भी आप पढ़ लो, जो भी करो, बट वैसा कुछ भी उपाय नहीं है जो दूसरों का डाउट, क्योंकि दूसरों का डाउट आपका भी डाउट होगा। जनरली तो यही होता है, दूसरों का डाउट सबका ही डाउट होता है। सो सॉल्व सॉल्व करो, डाउट्स को सॉल्व करो, तब जाके ब्रेन ओपन होता है। और वही है। चलो इसका आंसर बताओ। P कंटेन्स 132। अब 1 मिनट ले लो और उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। 1 मिनट ले लो, देखो जल्दी करो थोड़ा। डी। ओके, रुको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, पी में 132 लीटर्स है, 6:5 रेशियो, मतलब 11:12, तो 12 होगा। तो पी में मिल्क और वाटर का रेशियो है, मिल्क और वाटर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे 11 यूनिट का वैल्यू 132 होने से 1 यूनिट का वैल्यू 12 होगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 72। और 5 यूनिट का वैल्यू 60। ये होगा। Q ऑल्सो कंटेन्स 132, तो Q में भी 132 है, बट रेशियो जो है वो 7:5। तो 12 से 11, मतलब 12 यूनिट 132, 12 यूनिट 132 होगा, तो 1 यूनिट 11 होगा। तो 7 यूनिट होगा 77, मिल्क होगा इसमें 77, और इसमें वाटर कितना होगा? 55। ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व करना बहुत आसान है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बट आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो आगे क्या बोला कि द मिल्कमैन सोल्ड 44 लीटर्स ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर पी। मतलब पी में से 44 बेच दिया, तो जो 44 बेचा है, तो अगर 44 बेच दिया तो बचेगा कितना? आप मुझे बताओ। इसमें से उसने 44 तो बेच दिया, तो बचेगा कितना? 88। 88 बचेगा, करेक्ट। 88 जो बचेगा, 88 में भी मिल्क एंड वाटर का यही रेशियो होगा, 6:5। तो 11 8, मतलब 6 8 48, 48 और 5 8 40। तो ये जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो इस रेशियो 48 और 48। The milkman sold 44 liters of mixture from container P and added 12 liters of pure milk and 8 liters of water into the P. आफ्टर सेलिंग, मतलब बेचने के बाद, मतलब ये बेच दिया तो इसमें इसमें ऐड किया है, कितना ऐड किया है? 12 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। मिल्क ऐड किया है 12, तो मिल्क इसमें हो जाएगा 60। और पानी कितना ऐड किया है? 8। पानी हो जाएगा कितना? 8 ऐड किया है, सॉरी, तो 48 होगा वाटर। ठीक है, ओके। तो फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ पी। तो यही रेशियो है, 60:48 का रेशियो, 5:4। एक क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, बट 60 और 48 का रेशियो करेंगे तो 12 से काटेंगे, तो 12 से 5 बार और 12 से 4 बार। एक सेकेंड रुक जाओ। हेलो, हेलो। ওই আমি একটু ক্লাসে আছি, আমি তোকে না 11টার দিকে ফোন করলে হবে? থাকবি?
11টা 15 অব্দি শিওর করবো, ঠিক আছে? ওকে ব্রো। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या बोला, द मिल्कमैन सोल्ड 60 लीटर्स फ्रॉम क्यू, क्यू में से 60 बेच दिया, तो 60 बेच दिया तो बचेगा कितना, 72 बचेगा, 72 बचेगा। तो जो बचा हुआ है वो भी 7:5 में ही है, मतलब 12 यूनिट 72 है, 12 यूनिट अगर 72 है तो एक यूनिट 6 होगा, तो 7 यूनिट 42 होगा और 5 यूनिट 30 होगा, तो ये रिमेनिंग है ना? अच्छा, और इसमें क्या किया, एन एडेड 8 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क एंड 6 लीटर्स ऑफ वाटर, इसमें 8 लीटर्स मिल्क डाल दिया, 6 लीटर्स वाटर डाल दिया, तो बचा 48 और इधर 36। अभी सेकंड क्वेश्चन देख लो क्या है, सेकंड क्वेश्चन স্যার देखो क्या है। 50 হবে, ওটা 50। কোনটা 50 হবে? 10? 48 ও হবে না সরি ওটা, সরি 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 42 সরি হবে। সরি, 50 करेक्ट। तो द मिल्कमैन सोल्ड, अच्छा अच्छा फाइंड द, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ पी, ये भी मैं कर देता हूँ, अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ पी कितना है, 60, तो 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर ऑफ क्यू, क्यू में कितना था मिल्क, 50 था ना, अभी तो बोला आपने 50 था। हाँ, तो 60 50 का कितना परसेंट है, 6/5 मतलब 120%। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है ये आईबीपीएस क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेंस का। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, देखो एकदम इजी क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन को 2 मिनट में उड़ा सकते हैं, फुल क्वेश्चन को। तो मेंस का क्वेश्चन अगर 2 मिनट में बन जाता है तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये देखो, ये डुएबल क्वेश्चन था। तो देखो क्लास में आपको सारा क्वेश्चन तो डुएबल, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि सारा ही डुएबल हो, मतलब, लेकिन अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यू ट्राई योर बेस्ट जितना हो सकता है, ठीक है? कभी कभी तो सॉल्व टफ तो होता है, कभी कभी क्वेश्चन जेन्युइनली टफ होता है, तो उसमें ठीक है, मतलब उसमें कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला क्वेश्चन बनाने को ट्राई कीजिए। एलजेब्रा का क्वेश्चन है बट ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये वाला क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क में आया था, एसबीआई क्लर्क 2020 में आया था, 2020 में। ये क्वेश्चन को करो। ये वाला जो y लिखा है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे है, ठीक है? मैं थोड़ा मतलब टाइपिंग की वजह से उधर चला गया। जैसी हो मुझे क्या पता अभी। अच्छा बुक कर लो पहले, फिर बताता हूँ। x and y are real numbers such that x square plus x minus 2y minus 1 whole square minus 4y x plus y equal है, then the value of x minus 2y is how much? Okay, अच्छा छोड़ दो इसको, रहने दो, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है मेरे पास, ये एक ही इक्वेशन है ना मेरे पास, इक्वल टू -4y
एक्स प्लस वाई, ये तो एक ही इक्वेशन है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, एक इक्वेशन से दो दो वेरिएबल निकल सकता है क्या कभी? इज इट पॉसिबल? यस और नो, टेल मी। हाँ। नहीं निकलेगा ना, है ना? ये तो बात सही है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकलेगा? तो यहाँ पे जो हमको निकालने बोला है उसमें तो मुझे x भी चाहिए, 2y भी चाहिए। तो इसका मतलब एक इक्वेशन से तो दो वेरिएबल कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है। तो हम इसमें, इसका मतलब इसमें डेफिनेटली कोई ट्रिक है जो हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ होगा ना, नहीं तो एक इक्वेशन से दो वेरिएबल कैसे निकल जाएगा? वो तो कभी नहीं निकल सकता है। तो हम देखते हैं इसमें क्या ट्रिक है। तो आप ट्राई करो इसको, देखो ये तो होल स्क्वायर, इसको ओपन मत करो, इसको ओपन कर दोगे तो ये तो और भी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन नहीं करते, तो पहले ये वाला जो टर्म है राइट हैंड साइड वाला, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, हाँ ये क्या है, ये क्या है बोलो तो? ये वाला टर्म को हम मर्ज कर सकते हैं ना, ये तीनों को मर्ज कर सकते हैं कि नहीं? देखो, यस कर सकते हैं। क्या है ये? x प्लस 2y का होल स्क्वायर है ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर है कि नहीं? यस और नो, देखो। अब देखो, ब्रेक करके देखो, और पता भी चल रहा है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 2y प्लस 2y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर ही होगा। तो ये तो x प्लस 2y का होल स्क्वायर है, प्लस ये क्या है, x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अभी दोनों टर्म का सम अगर जीरो है, दोनों टर्म का सम अगर जीरो है, दोनों टर्म का स्क्वायर का सम, दोनों टर्म का स्क्वायर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में जीरो होगा, कि ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो। समझ में आया? इसका मतलब x माइनस 2y माइनस 1 क्या होगा? जीरो। तो x माइनस 2y क्या होगा? 1। क्लियर है ना? बैंकिंग में जो अलजेब्रा आएगा ना, वो कभी भी आपको मेहनत कराने वाला नहीं आता है, कभी भी नहीं। कि मतलब उसमें ऐसा कोई अलजेब्रा आ ही नहीं सकता है जिसमें आपको एसएससी वाला अलजेब्रा जो होता है, एसएससी में अगर आप अलजेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको एज्यूम भी करना पड़ता है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी लगाना पड़ता है, ए स्क्वायर भी, सब सब मिला के होता है। वो टफ वाला अलजेब्रा है। बट बैंकिंग में ऐसा अलजेब्रा नहीं आएगा आपको, हमेशा अलजेब्रा जो आएगा उसमें कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक रहेगा ही। आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पता है कैट का एग्जाम से डिट्टो कॉपी किया था एसबीआई क्लर्क में। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। तो इसीलिए ये मतलब हमेशा ऐसा रहेगा कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, मतलब मेरे हिसाब से। अगर आपको एल्जेब्रा पसंद नहीं है तो ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है ना, आप अटेम्प्ट कर लो एल्जेब्रा को, उसमें आंसर निकलने का चांस बहुत ज्यादा है। रादर देन आप एक बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से अच्छा है एल्जेब्रा का क्वेश्चन करो, कुछ ना कुछ इधर उधर होके वो निकलता ही है, ठीक है। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन करो तो। आजकल मेंस का क्लास करने के लिए कोई नहीं आता है, पता नहीं क्या हुआ। मैं भी सोच रहा हूँ मैं रिड्यूस कर दूंगा मैथ्स का क्लास, और मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का भी क्लास ले लूंगा मेंस का। बिकॉज रीजनिंग भी तो क्लास हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो ওটা বেশি ভালো হবে স্যার। है तो भालो होगा। करो करो, आप लोग जल्दी करो, डू इट।
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए। देखो आप लोग अच्छा कर लो पहले, क्योंकि मुंह बंद नहीं होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, वन से आएगा कि नहीं, बोलो तो वन से वैल्यू आएगा? यस और नो बोलो, वन से आएगा कि नहीं, बोलो तो। नहीं आएगा। आप लोग बाकी लोग बताओ, वन से आएगा कि नहीं? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा। यहाँ पे तीन स्क्वायर है, तीन स्क्वायर का वैल्यू अगर सम अगर जीरो है, मतलब हर एक वैल्यू जीरो है कि नहीं? हर एक वैल्यू जीरो होगा ना, तो a माइनस टू अगर जीरो होगा तो a कितना होगा? b माइनस फोर अगर जीरो होगा तो b कितना होगा? फोर। c प्लस वन अगर जीरो होगा तो c कितना होगा? माइनस वन। वन से तो आएगा। आएगा ना? आपको समझ में आ रहा है ना? आएगा जो, प्लीज टेल मी। अभी तो समझ में आ गया ना? हाँ, क्योंकि देखो तीन तीन नंबर का स्क्वायर का सम अगर जीरो होता है, अभी तो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे तो अभी को बताया था कि अगर स्क्वायर का सम जीरो होने से हर एक वैल्यू जीरो होना पड़ेगा, नहीं तो कभी हो ही नहीं सकता है ना। आप खुद इमेजिन करके देखो ना, कभी होगा ही नहीं। ये तीनों सम जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। कोई भी स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, नहीं तो जीरो कैसे होगा सम? तो तीनों को ही जीरो होना पड़ेगा, तो तीनों जीरो होने से एबीसी आ जाएगा, तो इससे तो आ जाएगा। टू टू से आएगा क्या, बोलो तो? टू में क्या बोला? ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स और बी प्लस सी इक्वल टू थ्री। टू से तो नहीं आएगा भाई, टू से तो नहीं आएगा। दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। ठीक है। और थ्री को देखो तो थ्री में ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू नाइन। आप मुझे बताओ, इन दोनों को कंबाइन करने से आएगा कि नहीं? यस और नो, बस ओनली टेल मी इन यस और नो। यस आएगा? देख लो एक बार। बताइए, इन दोनों को कंबाइन करने से नहीं आएगा भाई, कैसे आएगा? इन दोनों को ऐड करके देखो, तो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू नाइन। तो यही तो इक्वेशन यहाँ पे फिर से दिया है, तो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। नहीं आएगा ना। वो तो थर्ड जो इक्वेशन है वो तो उन दोनों को ऐड करके ही दिया है, तो वो तो वही इक्वेशन दे दिया, मतलब तीन वो अलग इक्वेशन थोड़ी दिया है। ठीक है, देखो मेंस का क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं होगा। थोड़ा सा सोच के आंसर देना, नहीं तो आप लोग नेगेटिव में ही डूबते, नेगेटिव में ही चले जाओगे हमेशा। ओके, मेंस का क्वेश्चन में इतना इजीली आंसर नहीं आता है। बीच में एक ऐसा स्टेप रहेगा ना जो आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो उसके लिए ही मैं इतना क्लास करा रहा हूँ, मतलब कि आपको थोड़ा पेशेंस आ जाए, कि आप थोड़ा सा पेशेंटली सोचे, मतलब कि क्वेश्चन कैसा कैसा हो सकता है, किस तरीके से बन सकता है। ठीक है। नहीं आएगा वो, क्योंकि देखो ये जो दो इक्वेशन है, वो थर्ड इक्वेशन भी वो सेम इक्वेशन लिखा है, इन दोनों को ऐड करके लिख दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो अलग थोड़ी इक्वेशन है। अभी आ गया ना समझ में? सिमरन आपको समझ में आ रहा है ना? आप कुछ नहीं बोल रहे हो। हाँ सर। आ रहा है ना? थोड़ा टफ है, मैं मानता हूँ, ना थोड़ा सा मतलब ये टफ है। थर्ड वाला अभी जो मतलब सेकंड पॉइंट तक तो समझ में आ गया सर। थर्ड वाला का एक बार और आप थर्ड वाला बता रिपीट। दूं? ठीक है, देखो थर्ड वाले में क्या बोला कि a प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू नाइन।
तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा, बट नहीं होगा ना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये तो इन इसके दोनों को टू मिला के ही तो दिया है। समझ में आया ना? हम्म। इन दोनों को ऐड हाँ। करो आप, इन दोनों को ऐड करो, a प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू 9। तो यही इक्वेशन यहाँ पे फिर से दे दिया, तो कुछ अलग थोड़ी दिया है। समझ में आया? अगर 3 इक्वेशन अगर यहाँ पे सपोज माइनस दे देता तब सॉल्व हो जाता, नहीं तब भी शायद नहीं होता, मतलब यहाँ पे कुछ अलग नंबर होता, सपोज मान लो 20 होता या कुछ भी होता, तब सॉल्व हो जाता वो। लेकिन वो तो एक ही इक्वेशन को दिया है ना। कंबाइन देने से भी सॉल्व हो जाता। ए प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का भी अगर कुछ देता वैल्यू तो हो फिर भी जाता। हो जाता, फिर भी हो जाता, बट उसने सेम इक्वेशन दिया है जो सेकंड हम्म। वाले में दिया है, थर्ड वाले में एग्जैक्टली सेम दिया है, तो अभी तो अलग इक्वेशन मिला ही नहीं ना, तो कहाँ से सॉल्व होगा? ठीक है, सॉल्व नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ओनली वन एलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो क्लास को थोड़ा सा मिक्स रखने से अच्छा है, अगर आपको हर एक क्वेश्चन आ ही गया ना तो फिर क्लास करने का कोई मतलब नहीं है, तो वो तो आप मॉक में भी सॉल्व कर सकते हो, वो एक ही बात है। ठीक है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जो डेटा सफिशिएंसी है वो थोड़ा टफ रहे, मतलब तो आपका ब्रेन भी थोड़ा यूज होता है। ठीक है, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, तो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो यार, एसबीआई क्लर्क का अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं है, वो एग्जाम अगर अच्छे से निकाल सके ना तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा पॉइंट में फोकस करो आप लोग, एक क्वेश्चन घुमा देने से आपका सर घूम जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग आज से और एक काम करना, आप जो भी मॉक देते हो, जो भी आपको डाउट है ना, आप मुझे दिन में भेज देना, तो दिन में ही भेज देना, तो मैं वो डाउट को ना क्लास में ही डिस्कस कर लूंगा, तब अच्छा होगा। मतलब अगर वो डाउट जेन्युइन है, मतलब डिस्कस करने वाला है, अगर नहीं है तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको डाउट आया, तो क्लास में करके कोई फायदा नहीं है, तब तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, बट अगर जेन्युइनली अच्छा क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे। जैसे अभी विश्वजीत ने जो भेजा वो मन था मुझे, लेकिन टाइम नहीं मिला। बताइए इसका आंसर बताइए।
फंस गए कि आप लोग, अच्छा आप लोग इसको क्या कर रहे हैं, कैन यू टेल मी, आप इसमें क्या कर रहे हैं, कैन यू टेल मी। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो आप लोग इसमें कैसे, क्या कैसे स्टार्ट किया मतलब क्वेश्चन को, वो बताओ। ऑप्शन डाल डाल के चेक कर रहे हो क्या आप लोग, ऑप्शन से, नहीं 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 नहीं, नो नो नो। तो मैंने तो 11 का स्क्वायर कर दिया और 10 का स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, ऑप्शन ऑप्शन से मत करो, यहाँ पे एक पहले हिंट गिवन है ना, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट तो गिवन है, 2 साल का गिवन है। तो 2 साल में सीआई अगर 11 है और एसआई अगर 10 है, तो एसआई अगर दो दो साल में अगर एसआई 10 है, मतलब फर्स्ट ईयर में एसआई कितना होगा, 5, और दूसरे ईयर में एसआई कितना होगा, 5। ठीक है, फर्स्ट ईयर में एसआई 5, दूसरे ईयर में भी एसआई 5, और सीआई कितना है, 11, मतलब सेकेंड ईयर का जो सीआई वाला इंटरेस्ट है वो 1 होगा। क्लियर है ना ये चीज, देखो यहां तक समझ में आया ना आपको। ऑप्शन डाल डाल के चेक मत करो ना, बहुत टाइम लगेगा। ये चीज समझ में आया आपको, ये वाला चीज प्लीज टेल मी। नहीं आया, आया ना, जस्ट ब्रेक किया है मैंने। अगर अगर एसआई 10 है 2 साल का, तो 1 साल का 5, दूसरे साल का 5, और सीआई 11 है, तो मतलब टोटल ही तो सीआई होता है ना, तो मतलब ये जो इंटरेस्ट आएगा 11 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोलो, इस चीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बोलो तो। 20%। 20% करेक्ट, क्योंकि ये जो वन आया है, ये जो वन आया है, ये 5 पे लग के आया है ना इंटरेस्ट, ये जो वन आया है 5 पे लग के, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/5 है, मतलब 20% है। ठीक है, ओके। अभी आप देखो एक चीज को, अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, देखो आपको बोला है रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ऑन इतना अमाउंट, ठीक है, सेम रेट इतना, ठीक है, सेम सम बिकम्स डैश टाइम्स इन 3 इयर्स एट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 साल में इंटरेस्ट कितना लगेगा, 60%। अगर 60% इंटरेस्ट लगा तो वो सम अपने आप का कितना टाइम्स होगा बोलो तो। अगर 60% इंटरेस्ट लगा सिंपल में, तो वो सम अपने आप का कितना टाइम्स होगा, जल्दी बताओ। 160। 160% होगा अपने आप का। हम्म। वंस अपने आप का, अगर आप एक नंबर को अगर आप 60% इंक्रीज कर दोगे, तो आप उसको 3/5 इंक्रीज कर रहे हो, तो वो अपने आप का 8/5 होगा, है कि नहीं बोलो तो, 8/5 होगा कि नहीं, यस और नो टेल मी। 160% का मतलब तो 8/5 ही है। तो आप इसको डायरेक्ट करो, 60% अगर इंक्रीज हो रहा है 3 साल में, 1 साल में 20%, तो 3 साल में 60%, तो 60% मतलब 3/5। तो वो अगर 3/5 बढ़ा, तो वो अपने आप का 8/5 टाइम्स होगा। तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये तो चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो 3 टाइम्स बोला है। तो या तो होगा 8 ये, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर होगा ना। तो आप अभी, अभी आप करो क्वेश्चन को, यू सॉल्व इट नाउ।
क्या हो गया यार इसमें फिर देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20% मोर सम, पहले हम मानते हैं कि हमारा आंसर ए है, हम ए को लेके देखते हैं। तो 15,000 अगर प्रिंसिपल है, तो 15,000 का 20% कितना होगा, 3,000। तो इसमें 20% बढ़ाएंगे, अगर इसमें मैंने 20% बढ़ा दिया तो ये नंबर 18,000 होगा। ठीक है, 18,000 होगा, 20% बढ़ाना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20% मोर सम। तो 18,000 पे अगर मैंने इंटरेस्ट लगाया कितना करके, 20% करके 3 बार, सॉरी सॉरी नहीं 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 सॉरी, 3 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ 20% करके। तो 20% करके अगर मैंने 3 बार लगाया, तो 20% मतलब 1/5। तो फर्स्ट ईयर में 5 से 6 सेकेंड ईयर में 5 से 6, थर्ड ईयर में 5 से 6, मतलब 125 से कितना होगा, 216। आपको इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट 91 यूनिट्स का आता है इसमें, ये तो अभी याद हो गया मुझे, 91 यूनिट्स का आता है। ठीक है, तो अब अभी ट्राई करो इसमें। अगर आपने 18,000 को प्रिंसिपल लिया है, तो प्रिंसिपल अगर 18,000 है, मतलब 125 यूनिट का वैल्यू है 18,000। तो 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 होता है 1000, और 18,000 है तो 8 इंटू 18 होगा, मतलब ये एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 18 कितना होता है, 144 होता है ना, हाँ 144। तो 91 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, इंटरेस्ट तो 91 यूनिट्स है, तो 91 यूनिट्स का वैल्यू कितना होगा, 91 इंटू 144। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ इसका वैल्यू 13104 है कि नहीं, बोलो जस्ट यस और नो टेल मी। करो यार, इतना तो कर लो, होना तो चाहिए। 13104 ही है ना, ठीक है। तो 13104 है, मतलब हमारा एजम्पशन करेक्ट था, तो मेरा आंसर ऑप्शन यही है। सही है ना, समझ, क्योंकि ये सब चेक ही नहीं करना है ना, ये सब क्यों चेक करना है, अगर इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया है तो वो तो ठीक ही होगा। ये समझ में आया क्वेश्चन आपको पूरा फुल, टेल मी। देखो ये क्वेश्चन पूरा फुल समझ में आया ना, यस समझ में आया ना। सी, इसीलिए मतलब ऐसा कभी भी, मैथ्स मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कभी भी श्योर नहीं है कि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम को ऐसे ही करना है, ऐसा कभी नहीं है। वही तो, इसीलिए तो मैथ्स सबके लिए सेम नहीं होता है ना, क्योंकि जो इंसान सोच पाता है वही कर पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब आप इसी अप्रोच में लोगे, इसमें ऑप्शन से ही करोगे, नो ऐसा नहीं है। वो सिचुएशनल अप्रोच लगाना पड़ता है कि सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन कैसा है, उसको थोड़ा देर पढ़ लेना, मतलब 1 मिनट आप सोच लेना, मेंस का क्वेश्चन है ना, 1 मिनट सोच लो, फिर आपको दिमाग में धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा कि आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे और जल्दी हो जाए। सर एक बात क्विक रिपीट, हाँ बोलो एक बार क्विक रिपीट, ठीक है करता हूँ। देखो, यहाँ पे बोला था कि रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतने रुपए, कितने मुझे नहीं पता, और एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और 11:10 है। तो अगर सी आई 11 है और एस आई 10 है, मतलब एस आई अगर 10 है तो पहले साल 5 है, दूसरे साल 5 है, और सी आई अगर 11 है तो एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो 1 है। ठीक है, 10 और 1 11। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, ये जो एक आया कहाँ से आया, इस 5 पे इंटरेस्ट लग के आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1/5, मतलब 20%। ठीक है, ओके। अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल गया मुझे 20%। अभी आपको बोला है कि द सेम सम, वही अमाउंट कितना डैश टाइम्स होता है 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट में। अभी अगर 20% आपका इंटरेस्ट है तो 3 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा, एक साल में 20%, तो 3 साल में 60%। तो 60% मतलब 3/5। अभी अगर आप एक नंबर को 3/5 इंक्रीज करेंगे तो वो अपने आप का 8/5 टाइम्स होगा ना। ठीक है, तो वो अपने आप का 3/5 अगर बढ़ा दिया तो वो अपने आप को 8/5 टाइम्स होगा।
तो यही था कि कितना टाइम्स होगा, तो उससे मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो बचा ये दो ऑप्शन। फिर मैंने ये ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे 15,000 प्रिंसिपल है, ये है ना, ऑन रुपीज 15,000। तो आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20% मोर सम, 20% मतलब 15,000 का 20% बढ़ाएंगे तो 18,000। इस पे आपको देखना है कि सेम रेट में इंटरेस्ट कितना आ रहा है 3 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%। अभी 20% मतलब 1/5 हो गया। तो 1/5 अगर हुआ तो एक साल में 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 3 साल में मतलब 125 से 216। तो उसमें इंटरेस्ट कितना आ रहा है 91। प्रिंसिपल आपको गिवन है 125 यूनिट्स का वैल्यू हमने माना था 18,000। तो उससे एक यूनिट आएगा 144। ये वाला कैलकुलेशन क्रिटिकल है कि आपको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो 125 यूनिट्स अगर 18 इंटू 1000 होता है, तो ये तो 8 बार कटेगा ना, तो ये तो 18 इंटू 8 ही होगा। समझ गए, तो उसको डायरेक्ट वर्बली कर लिया, तो ये 144 हो गया। फिर 91 यूनिट्स का वैल्यू निकाला है, बस और कुछ नहीं, तो वो इंटरेस्ट आएगा ना। ठीक है, आ गया ना समझ में अभी? थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। मैं आपको एक एक ज्ञान वाला बात बोलता हूँ थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट। देखो, ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है ना, इसमें इसमें दो सब्जेक्ट है, एक है रीजनिंग और एक है क्वांट। तो रीजनिंग में जनरली जनरली क्या होगा कि कभी कभी आपको टीचर से भी अच्छा आ जाएगा। जनरली ऐसा ही होता है कि आपको टीचर जो सॉल्व करेगा ना, उससे भी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि रीजनिंग में सबका दिमाग अलग अलग चलता है। तो आप ऐसा सोचते हो कि चलो मेरा जो दिमाग है वो ठीक है, मतलब रीजनिंग में ठीक है, तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ मुझे वैसे ही पढ़ना है, तो रीजनिंग हो जाता है। इसीलिए रीजनिंग, मैक्सिमम लोगों का रीजनिंग सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, मैक्सिमम लोगों का। इसमें मतलब वो कोई रेयर नहीं है। मतलब अगर किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो अलग बात है कि कोई 40 में 40 कर सकता है मेंस में, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके उनका बात तो अलग है, लेकिन बाकी लोग सेम सेम लेवल पे। बट क्वांट में ऐसा नहीं होता है, पता है। क्वांट में ना आपको टीचर के साथ कंपेयर करना चाहिए हमेशा, कि टीचर कैसा कर रहा है और आप कैसे कर रहे हो, उससे आपको सीखना चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक्स लेके कर दिया तो उसने छोड़ो मैंने शॉर्टकट कर दिया तो आप सुनोगे ही नहीं मेरा बात। वैसे नहीं होता है मतलब। तो मैं तो अभी भी ऐसे, मैंने जब भी क्वांट सीखा था ना, मैं हमेशा टीचर का अप्रोच देखता था, हमेशा, ऑलवेज। और अगर मेरा अप्रोच अच्छा हुआ तो मैं उसको रखता था, टीचर का अप्रोच अगर अच्छा हुआ तो मैं हमेशा सीख लेता था। तो फिर इसलिए ऐसे करके क्वांट स्ट्रांग हो गया। अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे, क्वांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये इसीलिए हुआ है पता है, क्योंकि आप टीचर का जो अप्रोच है ना उसको देखिए अच्छे से। उस तरीके से ही डेवलपमेंट होता है। आप अगर ये सोचोगे ना कि मेरा दिमाग नहीं चलेगा, कि मैं रेशियो से नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक्स से ही करना है, तब तो फायदा नहीं है। मतलब एक एक टाइम पे जाके आपको क्वांट रुक जाता है, मतलब उसके आगे नहीं जाता है। ठीक है, ट्राई टू कॉपी अप्रोच को कॉपी नहीं करना है, जस्ट देखना है मतलब, तो वो स्ट्राइक हो जाता है ब्रेन में थोड़ा टाइम बाद। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, मुझे आज ही मिला। सो देख लो एक बार इसको। मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अभी फिल्म्स का क्लास स्टार्ट करना पड़ेगा। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ, भेज दो भेज दो। अभी कैसे भेजोगे आप मुझे? क्लास के बाद भेज दो। ये एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार, प्लीज रीड द क्वेश्चन, फिर बोल दो डन हो गया बोल के। फिर मैं आपको मेन क्वेश्चन दिखाता हूँ। डन। ठीक है, तो देखो, ईच क्वेश्चन बिलो हैज ए जनरल स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स। एक जनरल स्टेटमेंट है, उसके बाद 3 स्टेटमेंट होगा। द जनरल स्टेटमेंट एक में एक सिचुएशन होगा, यू हैव टू डिसाइड वेदर द स्टेटमेंट्स कैन फॉलो द सिचुएशन और नॉट। मतलब जो स्टेटमेंट्स दिया रहेगा वो सिचुएशन के हिसाब से है कि नहीं वो देखना है। द रिजल्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स में डिफर।
बट दे मस्ट फॉलो द जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब जो स्टेटमेंट से जो रिजल्ट आएगा वो तो अलग ही आएगा ऑब्वियसली, बट वो जनरल स्टेटमेंट के साथ लाइन में होना चाहिए, एंड यू हैव टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर। इसका ये क्वेश्चन है, ट्राई ट्राई करके देखो। उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये स्टेट, मतलब उस पहला स्टेटमेंट के हिसाब से ये कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए, वो आपका आंसर है। क्या डाउट है ये, कौन सा? Rita spent 33% of her salary on rent, 25% remaining on groceries। ठीक है, मैं आपको ये कल सुबह को कर दूंगा, ठीक है, अभी तो रात को मुझे टाइम नहीं है, मैं कल सुबह को वो वाला डाउट भी, ये डाउट को मैं उसमें भेज देता हूँ, टेलीग्राम में भेज देता हूँ कि आप मतलब कल। सर ये वाला ना आधा तक हो गया, वो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है ना, मतलब इसी में डाउट आता है मेरे को मैथ्स में, सैलरी रिलेट ऑफ कैसे करते रीता, हैं ना। यार सैलरी ऑफ रीता तो गिवन ही है। नहीं नहीं सर, सब गिवन है, लाइक 3x% दे दिया ना सर। अच्छा, उसमें और प्रॉब्लम हो रहा है। एक, हाँ उसी में। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करो, मैं इसको देखता हूँ, मैं करता हूँ। ओ गॉड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सॉल्व हो गया, मेरा सॉल्व हो गया, आप करो, मैं आप ये करो, मैं आपको ये बताता हूँ। ये डाटा सफिशिएंसी नहीं है, ठीक है, आपको इसमें कुछ निकालना नहीं है, कुछ नहीं निकालना है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट है वो आंसर दे रहा है, मतलब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है ना कि ए बी और सी एपी में होना चाहिए, वो मैच होना चाहिए, ठीक है, वो मैच होना चाहिए। फिर और एक मैच होना चाहिए कि 25% ऑफ एज एज प्लस 2/3 ऑफ सी एज इज द एवरेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी मैच होना चाहिए। ये अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो जाता है तो जो स्टेटमेंट से मैच होगा वही आपका आंसर है, ठीक है, अब थोड़ा जल्दी करो। मुझे तो यही लग रहा है, देखो ये मेरे लिए भी नया है, मुझे तो जो समझ में आया मैं आपको बोल रहा हूँ, अब लोग ट्राई करके देखो। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? सी होगा, 1 and 3।
हाँ, मुझे भी थ्री से ऐसा लगा था, मुझे भी थ्री, बट वन मैंने सॉल्व नहीं किया। बट थ्री से ऐसा लग रहा है। अच्छा, थ्री अगर होता है, थ्री को पहले देखते हैं। थ्री इजी है ना। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 40, मतलब तीनों का सम कितना होगा? एवरेज अगर 40 है तो सम कितना होगा? 120 होगा। एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 36, तो ए और बी का सम होगा 72। तो ए प्लस बी अगर 72 है तो सी कितना होगा? 48। सी होगा 48। और बी और सी का एवरेज 44 है, तो बी तो 40, कितना होगा? बी 44 है तो कितना होगा? 40 होगा ना, मैं सही सोच रहा था, 40 है, ठीक है। अब 40 होगा, तो बी 40 है, और ए प्लस बी 72 है, तो ए कितना है? 32 है। ठीक है, ए कितना है? 32 है। अभी इस स्टेटमेंट से तो ये तीन रिजल्ट आया मेरा कि ए 32 है, बी 40 है और सी। ये तीनों एपी में है कि नहीं, बोलो तो, ये तीनों नंबर एपी में है कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, एपी में है ना ये तीनों नंबर? है ना। 32, 40 और 48 तो एपी में ही है, यस एपी में ही है। तो एपी वाला कंडीशन तो मैच हो गया। फिर सम ऑफ 25% ऑफ एज, ए का 25% कितना होगा? 8। और एंड 2/3 ऑफ सी, इसका 2/3 कितना होगा? 32। इज द एवरेज ऑफ ए बी एन सी, सही, एवरेज ऑफ ए बी एन सी तो 40 ही था, तो ये तो सही है, ये 40 ही है। तो थ्री तो सही है। प्रियंका, आपको समझ में आया ना थ्री क्यों सही है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया ना? तो थ्री को तो चलो मैं मिटा देता हूँ। थ्री तो बिल्कुल सही है। अभी मुझे देखना है कि बी सही है कि नहीं। बी या ए दोनों में से जो सही होगा वही आंसर होगा। तो आपने जबकि बोल दिया है कि सी आंसर है, तो मैं वन से ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो वन से चेक करते हैं। एज ऑफ ए 6 years ago, ए माइनस सिक्स is half times the age of b 6 years later. हाफ टाइम्स द एज ऑफ बी 6 years later, मतलब बी प्लस सिक्स। तो इससे ए और बी में इक्वेशन आएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 6 + 12 18, ये एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, उसके बाद इफ एज इज इंक्रीज बाई, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड। If A's age is increased by 1 year and C's age is decreased by 1, then the ratio will be 5/7। तो मैं सिंपल कर रहा हूँ, A's age is, कहाँ गया? A's age is increased by 1 year and C's age is decreased by 1 year, then the ratio is 5/7। इसको सॉल्व करो, 7a + 7 इक्वल टू 5c - 5। 7a + 7 इक्वल टू 5c - 5, मतलब 5c - 7a इक्वल टू 12, ये इक्वेशन आएगा दूसरा। फिर इसके बाद देखो क्या है, यार ये क्या हो गया, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सीज एज इज 12 years, ठीक है, ये भी गिवन है। क्या हो गया यार, ये बार बार हैंग हो रहा है लैपटॉप। हाँ, डिफरेंस बिटवीन एज एंड सीज एज इज 12 years। बट इसमें तो ए और सी निकलेगा ही नहीं। नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो इसमें मैं ए माइनस सी को 12 लूं, या फिर मैं सी माइनस ए को 12 लूं? कौन सा लूं? ए माइनस सी। क्यों? तो पहले वाला में, वो फर्स्ट वाला में ए बड़ा है सी, मतलब अकॉर्डिंग। If A's age is increased by 1 year and C's age is decreased by 1 year, तो 5:7 होता है, मतलब। अच्छा अच्छा, हाँ यार इसमें तो, अरे यार इसमें मैंने क्या किया है, इफ एज एज इज इंक्रीज, मतलब ये 5:7 इनका एज का रेशियो है। ये जो 5 यूनिट है ना, ये ए का एज से 1 साल कम है। ये जो 5 यूनिट है, वो ए, सॉरी, ए का एज से 1 साल ज्यादा है।
ये a+1 है, और ये जो है ये क्या है, ये है c-1। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को ऐड अगर कर दूं तो 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो a+c आएगा 12 यूनिट, है ना। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, 3 तो होगा श्योर है, बट थोड़ा तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि ए का एज, देखो एक तो इसमें कंडीशन मेरे दिमाग में यह आया कि ये जो अगर ए बी और सी एपी में है तो अभी भी नहीं होगा ना, एपी में है तो हम कैसे बोलेंगे, नहीं नहीं बोल सकते कौन सा बड़ा है। बट इसमें तो बोल सकते हैं ना, ए का एज अगर मैं 1 साल घटा दूं फिर भी वो कम है, मतलब ठीक है, तो अगर 1 साल अगर नॉर्मली तो ज्यादा भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है ना, इससे नहीं आएगा यार, इससे दो अलग अलग आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इससे नहीं आएगा वन से, नहीं 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 आएगा, कैसे आप बता ही नहीं सकते ना ए और सी में कौन बड़ा है, कैसे बताऊं मैं, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ए का एज 1 साल बढ़ाया फिर भी वो कम है, मतलब जबकि सी का सिर्फ 1 साल घटा के भी वो ज्यादा है। एग्जाम्पल से सोचते हैं, अगर अपना एज आज 1 साल बढ़ा दिया और आपने सपोज 1 साल घटा दिया, तो आप मुझसे बड़े हैं, ठीक है, तो आप मुझसे बड़े हैं, और अगर मैंने अपना एज, अगर सपोज मैं आपसे बड़ा होता, सपोज मैं अगर आपसे बड़ा होता, तो मैं अगर अपना एज 1 साल बढ़ाऊं, और आप अगर अपना एज 1 साल घटाएंगे, तब भी मैं आपसे बड़ा हूँ, मतलब मैं आपसे डेफिनेटली छोटा हूँ, सही है। मतलब ए सी से छोटा है। इसमें आपको देखो, मैं आपको ये कैसे समझाऊं, मुझे तो समझ में आ गया, देखो यहाँ पे बोला कि ए, ये ए का एज है 1 साल बाद, और ये सी का एज है 1 साल पहले। तो आप खुद सोचो कि अगर इसके हिसाब से तो सी बड़ा है ना, ए से सी 7 यूनिट है, ए 5 यूनिट है, तो ए का एज 1 साल बढ़ा, एक मतलब आज आप एग्जांपल ले लो, सपोज आपका एज मान लो 32 है, ये आपका एज है, ये आपका एज है और मेरा एज है 27, तो मैं आपसे छोटा हूँ। तो अगर मैं अपना एज 1 साल बढ़ा दूं तो मेरा 28 होगा और आपका 31 होगा, आपने 1 साल घटाया, तो तभी भी मैं आपसे छोटा ही हूँ। समझ में आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा सोचो, डू यू अंडरस्टैंड दिस, देखो तो मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर नहीं आ रहा है बोलो, नहीं आने से बोल दो, कोई बात नहीं है, नहीं आने से बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगा। कुछ नहीं बोल रहे आप लोग, देखो ये a+1 और c-1 है ना, ये a+1 इज टू c-1 है, मतलब ए का 1 साल, ए का ए से 1 साल बड़ा करके और सी से 1 साल छोटा करके, तब रेशियो 5:7 है। तो आप मान लो कि ए अगर, या इसके हिसाब से तो सी बड़ा है ना ए से, सी तो ए से बड़ा है, जैसे सी का एज मान लो, ये मान लो 5x है, ये 7x है, तो सी का एज 7x+1 होगा, और बी का जो एज है वो 5x-1 होगा। तो ओ मैंने कहा, ओ मैंने कहा, क्लास क्लास चल रहे हुए, थोड़ा एटलीस्ट कंट्रोल कर लीजिए। ठीक है, तो सी का एज देखो तो 7x+1 तो 5x-1 से बड़ा ही होगा ना, कोई भी वैल्यू डाल लो आप। समझ अभी भी नहीं आ रहा है समझ में, ये तो सी तो, ये बी लिख दिया मैंने, ये सी तो ए से बड़ा ही होगा ना। अभी आ रहा है कि नहीं, देखो तो, देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आने से बोल दो। आ गया ना, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद खत्म करेंगे। तो यहाँ पे ए देखो, यहाँ पे सी ए से बड़ा है, तो यहाँ से पता चल गया कि मुझे सी ए से बड़ा है, ठीक है, तो सी माइनस ए जो है वो 12 हो जाएगा। फिर आप लोग इसको सॉल्व कर लो,
यहाँ से ये c माइनस ए 12 हो गया, तो 5c माइनस 5a कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करने से तो ये नेगेटिव में आ रहा है, नहीं पॉजिटिव आएगा। ठीक है, माइनस कर दो। -7a + 5a, मतलब -7a + 5a माइनस ट्वाइस है, और इसको माइनस करेंगे तो ये 12 - 48। तो a का वैल्यू जो आएगा वो 24 आएगा। ठीक है, a का वैल्यू 24 आएगा। तो a अगर 24 आएगा तो b कितना आएगा, b 30 आएगा। b 30 आएगा इस इक्वेशन से। और आप यहाँ से c माइनस ए 12 था, तो c 36 आएगा। तो ये तीनों भी एपी में हो रहा है, ये 24, 30 और 36 भी एपी में ही है। तो फिर आप इसको चेक कर लेना कि 25% ऑफ एज। अच्छा, 24, 30 और 36 का एवरेज कितना है, 24 ये 60, 90, 30 है, तो एवरेज 30 है। तो आप देख लो यहाँ पे 25% ऑफ एज, मतलब इसका इसका 1/4 6 है, और फिर उसके बाद एंड 2/3 ऑफ सीज एज, सी का 2/3 कितना होगा, 24। तो 6 और 24 मिला के 30 ही है, तो इन दोनों का सम तो उसका एवरेज ही है ना। यही है, बस इसमें यही करना है। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से भी बन रहा है। ठीक है, 2 आप लोग, अच्छा 1 और 3 से बन रहा है, 2 से तो 2 आप लोग घर में चेक कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, प्लीज चेक इट। ठीक है, ये तो कर दूँ क्या, 10 years to the surrender ratios 9:11, in bearing the ratio 4:5। अच्छा, ए ए ए ए एन बी और इसका रेशियो मैं कर देता हूँ, कर ही देता हूँ, अभी टाइम है तो थोड़ा सा, लास्ट एक ही बाकी है। ठीक है, तो ये देखो c इज 10 years older देन a, मतलब c माइनस ए जो है वो 10 है। फिर रेशियो ऑफ सम ऑफ ए एंड बी टू द बी एंड सी, तो a प्लस बी और b प्लस सी, ये कितना होगा, ये 9:11 होगा। फिर a और b का रेशियो 4:5 है, तो a और b अगर 4 और 5 है, तो b 5 है, मतलब c 6 है। तो ये यूनिट्स आ गया, तो c माइनस ए कर देना आप लोग, रेशियो मिला देना यार इसमें। c माइनस ए 6 और 4, तो 6 4 का 2 यूनिट 10 होगा, तो 1 यूनिट 5 होगा। तो a का वैल्यू 4 यूनिट है तो 20 होगा, b का वैल्यू 5 यूनिट है तो 25 होगा, और c का वैल्यू 6 ये 30 होगा। ठीक है, तीनों एपी में है फिर से। और एपी में अगर है तो 25% ऑफ एज मतलब 1/4 मतलब 5, और 2/3 ऑफ सी एज, सी का 2/3 मतलब 10, तो 5 और 10 मिला के 15 होता है। और इन तीनों का एवरेज कितना है, इन तीनों का एवरेज तो 15 हो ही नहीं सकता है, तो मतलब ये गलत है। ठीक है, तो इसमें 1 और 3 सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, नया पैटर्न का, इसलिए मैं बोल रहा था, इसको एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, अब जस्ट आप प्रियंका क्लास छोड़ सकते हैं, मैं सिमरन को वो वाला क्वेश्चन बता देता हूँ एक बार। ये देखो इसमें क्या है ना, इसने क्या कहा है देखो, ये देखो, रीता स्पेंड 33.3% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, मतलब जो उसका सैलरी है 54,000, इसमें से 1/3 तो रेंट में दे दिया, इसका 1/3 कितना है, 18,000, 18,000 रेंट में दे दिया, तो बचा कितना, 36,000। ठीक है, और और ये जो बचा हुआ है उससे 25% उसने ग्रोसरी में दे दिया, मतलब 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ऑन ग्रोसरी, इसका 1/4 मतलब 9,000, ये 9,000 चला गया कहाँ पे, ग्रोसरी में। ठीक है, ये ग्रोसरी में, और इसमें बचा कितना, 9,000 चला गया तो बचा 27,000। ठीक है, 27,000 बचा। फिर उसके बाद आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी शी स्पेंड 3x% ऑन मेडिसिन एंड द रिमेनिंग ऑन सेविंग्स। तो मतलब इसमें से मेडिसिन में खर्च हुआ और सेविंग में खर्च हुआ, तो मेडिसिन प्लस सेविंग कितना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद if the amount spent on medicine is 27,000 less than on saving, मतलब सेविंग माइनस मेडिसिन कितना होगा, 2,700। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, यहाँ से एक वैल्यू कितना आएगा, 29,700/2, मतलब 14,500, 14,850, एक वैल्यू आएगा 14,850, और दूसरा वैल्यू आएगा आपका 2,700, तो 24,300, तो 24,300 मतलब 12,150। तो ये आएगा आपका मेडिसिन और ये आएगा आपका सेविंग। ठीक है, तो फिर आपको बोला है कि शी स्पेंड 3x% ऑन मेडिसिन, तो मेडिसिन में कितना स्पेंड किया, 12,150, तो 12,150 किस में से, आउट ऑफ द रिमेनिंग जो बचा था, मतलब इतना बचा था ना, ये रिमेनिंग तो यही था।
है ना, 25%। इसमें से ये परसेंटेज निकालना है यार, इसमें ये परसेंटेज निकालो, फिर उसको 3x का वैल्यू दे दो, ये परसेंटेज निकाल के उसको 3x का वैल्यू में पुट कर दो, बस हो गया। समझ में आया ना? अच्छा, जैसे मैंने ना इसको मतलब ऐसे ही किया था, लेकिन बस ये 27 वाला चीज का ना, मतलब मेरा ऐसे वन मतलब कुछ और अमाउंट आया था, मतलब 12150 आया था, 3x% का वैल्यू। 3x%, देखो आपको ये पता चल गया ना कि 3x% इसी से निकलेगा ना। हाँ, ये समझ में आया। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन कर लो आप। तो 270 से यार ये तो बहुत ठीक है, 3 से काट देते, 3 से 12,150, तो 4,000, 4,000 और 50, मतलब 4,050, इसको 3 से काटेंगे तो 90, तो 405/9 आपका आंसर होगा। ये होगा 3x, तो 3x होगा 405/9। ठीक है, तो आप इसमें से काट दो, कट जाएगा शायद, हाँ 3 से काट दो इसको, 3 13 जा 39, 155 जा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है ना? वो शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा। नहीं सर, मेरा 12150 तक आया था, फिर समझ में नहीं आया कि कैसे फॉरवर्ड लूँ क्वेश्चन को। वो अच्छा, वन बस टू ये वन वाला फाइव मैं जीरो अटकती हूँ सर, जैसे 12150 आ गया था, हाँ हाँ। फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। नहीं, फिर वो रिमेनिंग से परसेंटेज निकालना है, रिमेनिंग तो 27,000 था ना, उसका वन टू हाँ, वन तो मैं फाइव तो जीरो उसमें कितना। कंफ्यूज हो गया था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, 12150 तक आ गया तो सही है ना। ठीक है, चलो। थैंक यू सर।